जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस बुक निकाला गया है यूथ कंपटीशन टाइम्स पब्लिकेशन के द्वारा, याद रखिएगा। और यह दोस्तों पूर्णतः बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना के द्वारा आयोजित बुक है, यानी कि आपकी एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों सभी क्वेश्चन, इसमें जितना भी क्वेश्चन शामिल किया गया है सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और यह दोस्तों ध्यान रखना है, बिहार दरोगा जो बुक निकाला गया है इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, यानी कि दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट हम लोग 15 दिन में यहाँ पर कवर कर लेंगे। 15 प्रैक्टिस से दोस्तों 15 दिन में कवर करेंगे। प्रतिदिन हम लोग एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन होगा वह सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का दोस्तों टोटल प्रैक्टिस सेट अगर आप 11 तक नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। और सभी टेस्ट दोस्तों एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को देखिएगा। और यहाँ पे दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और कोशिश रहेगा दोस्तों कि आपको वीडियो में ही टोटल क्वेश्चन याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला बोला कि ग्रीक यूनानी लेखकों के द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रेमिज कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा घानानंद को जो ग्रीक यानी कि यूनानी लेखक थे उनके द्वारा बोला गया था घानानंद को अग्रमीज और जेंड्रेमिज, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मौर्य साम्राज्य की दोस्तों राजधानी जो कि पाटलिपुत्र में स्थित था, पाटलिपुत्र में। और मौर्य साम्राज्य के दोस्तों संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। और पाटलिपुत्र की बात की जाए तभी वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। जो भी वर्तमान में पटना शहर है दोस्तों वह पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। और मौर्य राजवंश की 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक कार्यकाल रह चुका है। नेक्स्ट पाते हैं कि राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ हस्तांतरित किया था? तो देखिए जो राजा हर्ष थे ये अपनी राजधानी थानेश्वर से कौन हस्तांतरित किया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि राजरप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है तथा वही दामोदर और बेरा नदियों के संगम पर भी है। तो यह दोस्तों किस राज्य में स्थित है? यदि आपको राजरप्पा मंदिर याद है दोस्तों तो बताइए क्या कहाँ में स्थित है? तो राजरप्पा मंदिर दोस्तों झारखंड में है, याद रखिएगा। राजरप्पा मंदिर कहाँ में है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। और यह दोस्तों याद रखना है कि दामोदर और बेरा नदी के संगम पर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो बताइए दोस्तों मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए दिल्ली सल्तनत में दोस्तों राज्य और जो प्रशासन का मुक्ति शब्द था उसमें भूमि अभी हस्तांतरण जिसे इक्ता कहा जाता था उसी को दोस्तों मुक्ति शब्द से अवधारणा किया गया है, याद रखना है मुक्ति शब्द से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि किसको वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उसके शासन काल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृत का एक अनूठा विकास देखा था। तो देखिए दोस्तों याद रखना है कि शाहजहां के जो करकर है दोस्तों शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता था। क्या? तो वास्तुकार राजा। और यह दोस्तों जो इनके शासनकाल की बात की जाए तो दुनिया ने मुगल साम्राज्य का कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा है। अनूठा विकास याद रखिएगा। शाहजहां के कार्यकाल आपसे पूछेगा तो 1627 से लेकर 1657 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोला कि श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान को हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों वाडियार वंश के द्वारा, वाडियारों के द्वारा मैसूर पर शासन किया गया था। और श्रीरंगपट्टनम के दोस्तों कब हुआ है? तो श्रीरंगपट्टनम की आपको याद रखना है 1799 में हुआ है। 1799 में, जिसको चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 4 है कि असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ है? तब पथारू घाट किसान विद्रोह दोस्तों 1894 में हुआ है। 1894 में याद रखना है पथारू घाट जो कि दोस्तों असम में पड़ता है। और 28 जनवरी
1894 याद रखिएगा, 28 जनवरी 1894 को। और एक दोस्तों किसान बैठक आयोजित हुआ था असम में, जो कि जगह का नाम था पथारू घाट, और वहां के जो तत्कालीन जिला पदाधिकारी नाम था उनका एंडरसन, एंडरसन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित है। तो चटगांव शस्त्रागार से दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण नाम तो सूर्य सेन की आता है, लेकिन सूर्य सेन यहाँ पे ऑप्शन आपका नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों कल्पना दत्त हो जाएगा, कल्पना दत्त याद रखिएगा। तो चटगांव शस्त्रागार छापा से संबंधित है, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों सबसे प्रमुख नेता तो हम आपको बता दें कि सूर्य सेन थे, और उनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है सूर्य सेन को। और जो चटगांव शस्त्रागार कांड की बात की जाए तो यह 18 अप्रैल 1930 को हुआ था, और सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किए थे 1930 में ही। और यह संगठन का सदस्य कल्पना दत्त है, जो कि 16 फरवरी 1933 को चटगांव शस्त्रागार छापे के केस में आजीवन कारावास को इनको सजा सुनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने एक एक्ट यानी प्रस्तुत किया जो कि न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन अलग करने के लिए प्रदान किया गया था। तो बताइए दोस्तों क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस याद रखिएगा 1793 ईस्वी में दोस्तों एक कोड प्रस्तुत किया था जो न्यायिक प्रशासन में राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया था। और यह कोड दोस्तों शक्तियों को पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित था, याद रखिएगा, शक्तियों को पृथकीकरण सिद्धांत पर। और इस कोड को कॉर्नवालिस कोड या संहिता की संज्ञा भी दिया जाता है। नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास है। तो दोस्तों केटू पर्वत है दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। या लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास है केटू। कंचनजंगा दोस्तों आपका सिक्किम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात है कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो बताइए दोस्तों मध्य प्रदेश जो है अपने कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा साझा करता है, लेकिन दोस्तों झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करती है, याद रखिएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए गुजरात हो जाएगा, फिर आपको राजस्थान हो जाएगा, तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, 3 गो इधर हो जाएगा, एगो दोस्तों फिर इधर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, तो 4 गो हो जाएगा, और एक दोस्तों यूपी हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल दोस्तों आपका 5 गो हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बोला कि सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां में कौन सी नदी है जो भारत के पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिला था। तो देखिए दोस्तों 13 का ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, चिनाब नदी। चिनाब नदी दोस्तों देखिए सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी यह पाकिस्तान को दिया गया था अधिकार, और रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी इस पर आपका भारत का अधिकार दिया गया था सिंधु जल समझौता के तहत, याद रखिएगा, सिंधु जल समझौता के तहत, जो कि 1960 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सोमाशिला बांध स्थित है। तो सोमाशिला बांध दोस्तों याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। सोमाशिला बांध कहाँ में है, तो आंध्र प्रदेश में है। और यह सोमाशिला बांध दोस्तों आंध्र प्रदेश के पेना नदी पर है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के पेना नदी पर। फिर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है महाराष्ट्र, आपका ऑप्शन सी में देखिए महाराष्ट्र में। तब महाराष्ट्र में एक बांध याद रखिएगा जो कि गोदावरी नदी पर है, जायकवाड़ी बांध है, जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर। फिर दोस्तों तेलंगाना जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो तेलंगाना में दोस्तों याद रखना है कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध है, कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध। फिर केरल में है, तो केरल में दोस्तों पेरियार नदी पर इडुक्की बांध है, केरल में दोस्तों, केरल में याद रखना है इडुक्की बांध जो कि पेरियार नदी पर है। चलिए नेक्स्ट है कि जूट को किस फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो जूट को दोस्तों गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों, गोल्डन फाइबर। इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि शुक्र सूर्य से, तो शुक्र का जो है दोस्तों एक ग्रह है और सूर्य क्या है आपका तारा है। तो सूर्य तारा से शुक्र दोस्तों दूसरा ग्रह पर है, याद रखिएगा। पहला ग्रह कौन है, तो बुध है। नेक्स्ट बात है कि गैस, चट्टान और धूल से जमा हुआ ऐसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर लंबी कक्षा में चक्कर लगाता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग दोस्तों धूमकेतु या जिसको कामेत बोला जाता है, धूमकेतु कहते हैं, याद रखिएगा। 18 है कि नदी डेल्टा बनाना किस प्रक्रिया का परिणाम है। तो नदी का दोस्तों जो डेल्टा बनाता है वह दोस्तों निक्षेपण। और दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिरने वाली है सभी दोस्तों डेल्टा का निर्माण करता है, याद रखिएगा। और अरब सागर खंभात की खाड़ी में जितनी भी गिरने वाली नदियां दोस्तों एक्सचुरी का निर्माण करता है, एक्सचुरी का, याद रखिएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं।
तो टोटल दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। ऐसे मूल संविधान में दोस्तों टोटल 8 ही अनुसूची थी, बाकी याद रखना है। अभी वर्तमान में दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट पाते हैं कि भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 के तहत दोस्तों याद रखिएगा नियुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों के पास मौलिक अधिकार है। तो नागरिकों के पास दोस्तों अपना पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की निम्नलिखित में से कौन अध्यात्मक कार्यपालिका के प्रकार में संदर्भ में दोस्तों असत्य है? तो कौन सा दोस्तों यहाँ पे असत्य है बताइए। तो पहला है कि राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है। बिल्कुल दोस्तों, राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति देश का भी प्रमुख होता है। ये भी कथन दोस्तों आपका सही है, देश का भी प्रमुख राष्ट्रपति को ही माना गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। कैसे? तो अप्रत्यक्ष। तो यही ऑप्शन आपका दोस्तों गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जो कि हम लोग को चुनना था कि कौन सा आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 23 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या को कितनी निर्धारित करता है? तो अधिकतम कहेगा दोस्तों, तो अधिकतम कितना है? तो 250 है, अधिकतम 250। और वर्तमान में कितना दोस्तों? तो 245 है, याद रखिएगा राज्यसभा में। अनुच्छेद 40 में अनुच्छेद 80 में दोस्तों राज्यसभा के बारे में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 बोल रहा है कि लोकसभा में कितनी सीट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को आरक्षित है? बताइए दोस्तों कितने हैं। तो देखिए टोटल की बात की जाए दोस्तों, तो टोटल 131 हो जाएगा। कैसे 131 होगा? तो अनुसूचित जाति यानी कि दोस्तों एससी, एससी के लिए सीट 84 सीट है। एससी के लिए दोस्तों कितना सीट है? तो एससी के लिए दोस्तों याद रखना है यहाँ से आपको 84। फिर है दोस्तों एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों कितना सीट है? तो टोटल हो जाएगा आपका 47। दोनों को जोड़िएगा तो आपका दोस्तों 131 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किसी भारतीय राज्य का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम महिला राज्यपाल पूछेगा दोस्तों, जो कि आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे कि श्रीमती सरोजिनी नायडू को प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया था, प्रथम। और फिर यहाँ से दोस्तों और एक बात याद रखना है कि सरोजिनी नायडू का जन्म पूछेगा आपसे, तो 1879 में हुआ था हैदराबाद में, और यह दोस्तों इनका मृत्यु हुआ था इलाहाबाद में, ये भी याद रखिएगा। और यह दोस्तों कहाँ की राज्यपाल बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी दोस्तों। और ऑप्शन ए में ध्यान देना है, सुचिता कृपलानी, जो कि दोस्तों प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय पर बाध्यकारी है। तो देखिए दोस्तों, भारत के उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट दोस्तों जो भी निर्णय देगा उसको लेकर भारत के सभी न्यायालय बाध्यकारी हो जाएगा। भारत के सभी न्यायालय को दोस्तों मानना पड़ेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पहला आम चुनाव दोस्तों कब हुआ था? तो भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था 51-52 में, 51-52 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। तो इस समिति के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष दोस्तों एसके धर थे, याद रखिएगा। एसके धर आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1948 में, यहाँ से याद रखना है। देखिए दोस्तों, भाषाई आधार पर टोटल 3 गठन हुआ था, एसके धर समिति, और फिर दोस्तों जेवीपीवी समिति का गठन हुआ था, और एक गठन हुआ था जो कि फजल अली आयोग, जो कि फजल अली के दोस्तों अध्यक्षता में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पांडिचेरी, जो कि दोस्तों अब पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, इसको दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो देखिए दोस्तों 14वां संविधान संशोधन, याद रखना है, 14वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में होता है। और इसी अधिनियम के तहत दोस्तों पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। और इसी अधिनियम के द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव और पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के लिए संसदीय विधि के तहत दोस्तों विधानमंडल का गठन किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 30 कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद को निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों लोक लेखा समिति से, लोक लेखा समिति से, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्विसदनीय विधायिका का अर्थ होता है। तो बताइए दोस्तों द्विसदनीय विधायिका का अर्थ क्या होता है? तो देखिए निचली सदन और ऊपरी सदन, यानी कि लोअर एंड अपर चेंबर। नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा कि संसदीय स्वरूप की सरकार में
तो संसदीय स्वरूप की सरकार में दोस्तों जो कार्यपालिका होते हैं ना, वह विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, याद रखिएगा। कार्यपालिका दोस्तों किसके प्रति? तो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट पाते हैं 33 है कि ब्रिटिश भारत को ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो देखिए दोस्तों, ब्रिटिश भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछेगा आपसे तो शिमला। कहाँ दोस्तों? तो शिमला, याद रखिएगा। ब्रिटिश भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी अक्सर दोस्तों एग्जाम में पूछते रहता है, तो याद रखना है शिमला। शिमला कहाँ में दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में। शिमला कहाँ में? तो हिमाचल प्रदेश में। देखिए 1864 ईस्वी में शिमला को भारत में ब्रिटिश राज को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। और यह दोस्तों 1814-16 के गोरखा युद्ध के बाद अंग्रेजों के द्वारा सैनिक टुकड़ियों को सुरक्षित जगह पर आराम के लिए 1819 में शिमला की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा 1819 में। ये नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन हुआ है? तो अहोम वंश का शासन दोस्तों जो कि भारत के असम राज्य में याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों को नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो किसके द्वारा दोस्तों? तो याद रखना है वुड डिस्पैच के द्वारा, वुड के नीति पत्र यानी कि वुड डिस्पैच के द्वारा। नेक्स्ट बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन धुरी राष्ट्र का हिस्सा था? तो धुरी राष्ट्र का हिस्सा कौन था दोस्तों? तो हंगरी हो जाएगा। हंगरी याद रखिएगा। हंगरी किसका था? तो धुरी राष्ट्र का हिस्सा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और धुरी राष्ट्र में दोस्तों कौन कौन आता है? तो याद रखना है जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, ये सभी दोस्तों धुरी राष्ट्र में। कौन सा? तो द्वितीय विश्व युद्ध में। और मित्र राष्ट्र में दोस्तों तो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, हॉलैंड, बेल्जियम, यूगोस्लाविया, ये सभी आपका हो जाएगा मित्र राष्ट्र से। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जाए दोस्तों तो 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था। और दोस्तों हिटलर के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया था, यानी कि जर्मनी के द्वारा दोस्तों पोलैंड पर आक्रमण किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 37 कि किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? बताइए दोस्तों। याद रखना है 8वीं पंचवर्षीय योजना को। 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय दोस्तों जो अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है, उदारीकरण के रूप में याद रखिएगा, उदारीकरण। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों कि गरीबी रेखा से निचले स्तर के ग्रामीण परिवारों को बिजली देना, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 38 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना है गरीबी रेखा से निचले स्तर के ग्रामीण परिवारों को बिजली प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों कि बुल और बियर निम्नलिखित, ध्यान देना है कि बुल और बियर निम्न वाणिज्यिक गतिविधियों से किसके साथ जुड़ा हुआ है? बुल और जो बियर है दोस्तों शेयर मार्केट से है, यानी कि शेयर बाजार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 39 का बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 40। बोला कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपका यूपी थी, तो सभी को पता होगा यूपी हो जाएगा, यानी कि 40 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दोस्तों और बिहार की जनसंख्या तो काफी अंतर है। ऐसे दूसरा स्थान पर तो महाराष्ट्र हो जाता है जनसंख्या के आधार पर, और बिहार दोस्तों तीसरा स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि NBFIs में कौन सम्मिलित नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सम्मिलित इसमें नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों BOI, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों इसमें शामिल नहीं है, यानी कि 41 का ऑप्शन नंबर डी है। बाकी याद रखना CDB, NABARD और IXIM या दोस्तों गैर वित्तीय बैंकिंग संस्था है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन 42 है कि BSE सेंसेक्स का गठन कितने कंपनियों से मिलकर किया गया है? तो दोस्तों 30 कंपनियों से, 30 कंपनी से याद रखना है BSE सेंसेक्स की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है कि 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया था? तो याद दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो PC महालनोबिस के द्वारा, PC महालनोबिस के द्वारा याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? यंग मापांक की इकाई दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा? तो 44 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 44 का दोस्तों जो लघु विकृति के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति अनुपात की वस्तु के पदार्थ को यंग प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं, और इसका SI मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। या तो दोस्तों फिर पास्कल भी आप कह सकते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। अगर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं दे रहा है तो आप पास्कल यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का। क्वेश्चन नंबर 46 है कि एक वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाता है? तो दोस्तों त्वरण दर्शाता है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन।
याद रखना है वेग समय ग्राफ किसको दर्शाता है, तो त्वरण को। नेक्स्ट पाते हैं कि मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है, तो दोस्तों याद रखना है केस्का के द्वारा, केस्का के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो स्टेथोस्कोप दोस्तों ध्वनि के परावर्तन पर, ध्वनि के परावर्तन पर याद रखना है स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर, तो ध्वनि के परिवर्तन, ध्वनि का परावर्तन। आप लोग भी बोलिएगा दोस्तों ताकि आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक क्या कहलाता है, तो विद्युत परिपथ में दोस्तों विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 है कि जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, तो उससे दोस्तों याद रखना हम लोग क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग अपचयन यानी कि रिडक्शन कहते हैं दोस्तों। और ऑक्सीजन की जिसमें दोस्तों उपस्थिति होता है उसे क्या कहते हैं, तो उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 कि निम्नलिखित तत्व में किसकी परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में अधिक है, तो कॉपर की तुलना में दोस्तों जिंक का अधिक हो जाएगा, जिंक का याद रखिएगा। परमाणु संख्या पूछेगा तो जिंक का बताइए परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, तो जिंक का जो परमाणु संख्या हो जाएगा दोस्तों वो आपका 30 हो जाएगा। आयरन का दोस्तों 26 है, क्रोमियम का 24 है, जिंक का 30 और मैग्नीज का दोस्तों 25 है, याद रखिएगा। नंबर 52 कि निम्नलिखित तत्व में किसका गलनांक सबसे कम है, बताइए दोस्तों सबसे कम गलनांक किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हो जाएगा। ऑप्शन के अनुकूल दोस्तों ऑक्सीजन का जो कि सबसे कम गलनांक हो जाएगा, याद रखिएगा ऑक्सीजन का सबसे कम गलनांक बिंदु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। और देखिए गलनांक बिंदु थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे कि देखिए किसी भी वस्तु ठोस का वह तापमान जब वस्तु द्रव अवस्था में बदल जाए तो उस वस्तु को दोस्तों गलनांक बिंदु कहते हैं। और दिए गए विकल्प के अनुसार दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन का सबसे गलनांक कम हो जाएगा। ऑक्सीजन के पूछा कितना, तो -218.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, याद रखिएगा। फिर प्लेटिनम है, प्लेटिनम का होता है दोस्तों कि 1768.3 डिग्री सेंटीग्रेड। सोडियम का होता है 97.79 डिग्री सेंटीग्रेड और टीन का होता है दोस्तों 231.9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माइनस में दोस्तों केवल ऑक्सीजन का है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायु में किस अक्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक होता है, बताइए, तो ऑप्शन सी है दोस्तों आर्गन का, और अक्रिय गैस यहाँ पे दोस्तों आपका आर्गन ही है। चलिए नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 54 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कंटेनर में रखा जाना चाहिए। देखिए दोस्तों नमी को रोकने के लिए, नमी रोकने वाला जो कंटेनर होता है ना उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 55 है कि बर्तन तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में किसकी अत्यधिक मात्रा के संकेतक है, तो दोस्तों ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि मैग्नीज का याद रखना है कि बर्तन तथा कपड़ों पर जो बादामी धब्बे पानी में मैग्नीज की अत्यधिक मात्रा का संकेतक है, मैग्नीज का। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है कि अंतरा अणुक रिक्त स्थान सबसे कम, तो सबसे कम दोस्तों आपका ठोस में होता है, तो ठोस यहाँ पर आपका बर्फ ही है। ठोस के बाद दोस्तों द्रव और उसके बाद गैस, तो द्रव में हो जाएगा पानी सेकंड स्थान पर, और दोस्तों फिर आपका थर्ड स्थान पर वाष्प हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बर्फ हो जाएगा जो कि ठोस अवस्था के रूप में बर्फ है यहाँ। नेक्स्ट है कि उद विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया था, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दोस्तों याद रखना है कि उद विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में कौन शरीर के सभी भागों में रक्त को हृदय तक लेके जाता है, तो रक्त को हृदय तक ले जाने का काम दोस्तों कौन करता है, तो सीरा करता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सीरा दोस्तों देखिए शरीर के सभी अंग से हृदय में लाने का काम करता है, रक्त को हृदय में लाने का काम करता है रक्त को कौन, तो सीरा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो दोस्तों विटामिन के के कारण दोस्तों याद रखना है कि रक्त को थक्का नहीं बनता है विटामिन के कारण। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछेगा दोस्तों, तो नेप्थोक्विनोन होता है, नेप्थोक्विनोन याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है, तो सबसे कम प्रभावी दोस्तों आपका ग्रीन होना चाहिए, यानी कि हरा हो जाएगा, हरा प्रकाश याद रखिएगा, हरा प्रकाश सबसे कम है, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 कि किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, तो गमछा दोस्तों असम का याद रखना है। असम राज्य में गमछा है एक सांस्कृतिक प्रतीक। गमछा कहाँ का दोस्तों, तो असम का। गमछा कहाँ का, तो असम का याद रखना है, सांस्कृतिक प्रतीक है। नेक्स्ट है कि बिरहोर नृत्य का एक जनजातीय लोक नृत्य है, तो बिरहोर दोस्तों आपका झारखंड का है। जो बिरहोर नृत्य है ना यह झारखंड के एक जनजातीय का लोक नृत्य है, बिरहोर याद रखना है, कहाँ का, तो झारखंड का। नेक्स्ट है कि राजा रवि वर्मा, तो राजा रवि वर्मा दोस्तों कहाँ से संबंधित है, जो कि
मशहूर दोस्तों पेंटिंग के रूप में जाना जाता है राजा रवि वर्मा को। तो यह दोस्तों केरल से संबंधित है। याद रखना दोस्तों केरल से, जो कि इनका 1848 में इनका जन्म हुआ था। केरल के गांव था दोस्तों जिसका नाम था किलीमनूर। किलीमनूर में याद रखिएगा, किलीमनूर में। तो केरल से हो जाएंगे राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट है कि द सीक्रेट ऑफ द नागस पुस्तक के लेखक कौन है? तो द सीक्रेट ऑफ द नागस पुस्तक के लेखक आपसे पूछेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी के पुस्तक है द सीक्रेट ऑफ द नागस। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 65 कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों 11 दिसंबर को। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 11 दिसंबर, आपका राइट हो जाएगा। 11 दिसंबर का रखना है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर दोस्तों आपका और कुछ यहाँ पर दिवस आपको बताते हैं। 2 अक्टूबर, जो कि ऑप्शन डी पर ध्यान देना है, 2 अक्टूबर दे रहा है, जो कि गांधी जी का दोस्तों ये हो जाएगा विश्व अहिंसा दिवस। विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। 14 नवंबर को दोस्तों बाल दिवस, और 14 नवंबर को बाल दिवस, और 13 जनवरी को दोस्तों विश्व हंसी दिवस। 13 जनवरी को विश्व हंसी दिवस याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या था? बताइए दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति तो भानु अथैया थे। कौन थे दोस्तों? तो भानु अथैया याद रखना है ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला। और यह दोस्तों 1982 में फिल्म गांधी के लिए, ध्यान रखना है, फिल्म गांधी में जो काम किए थे दोस्तों उसके लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था भानु अथैया को। नेक्स्ट पाते हैं कि कौन सा निकाय मुख्य रूप से, एक मिनट दोस्तों, हाँ, निम्नलिखित में कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? तो दोस्तों FATF यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। FATF कैसे? तो इसका दोस्तों पूरा नाम होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दोस्तों यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि काले धन को वैध धन बनाने से रोकने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों कि जीव मिल्खा सिंह किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो जीव मिल्खा सिंह दोस्तों आपका गोल्फ से हो जाएंगे। याद रखिएगा जीव मिल्खा सिंह गोल्फ के दोस्तों जो कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में जाने जाते थे, जीव मिल्खा सिंह। और एक मिल्खा सिंह है दोस्तों जो कि ओलंपिक धावक के रूप में जाने जाते हैं, धावक के रूप में मिल्खा सिंह। नेक्स्ट है कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ में स्थित है? तो कोलकाता में हो जाएगा। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय दोस्तों कोलकाता में, याद रखिएगा। कहाँ में? तो कोलकाता में। और यह दोस्तों चाय अधिनियम 1953 के द्वारा स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय कोलकाता में ही बनाया गया था। नेक्स्ट है कि जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो दोस्तों सामाजिक संपर्क सिद्धांत। जॉन लॉक के द्वारा दोस्तों सामाजिक संपर्क सिद्धांत का दोस्तों प्रतिपादन किया गया था, याद रखिएगा, सामाजिक संपर्क सिद्धांत। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुफा यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा दोस्तों शामिल नहीं है? तो देखिए एलिफेंट की गुफा भी शामिल है, अजंता की गुफा शामिल है, लेकिन कार्ले की गुफा दोस्तों शामिल नहीं है। बाकी यहाँ पर एलोरा की गुफा भी शामिल है। और ये सभी दोस्तों याद रखना है यहाँ पे तीनों गुफा। एलिफेंटा की गुफा दोस्तों महाराष्ट्र में है, अजंता की गुफा पूछेगा तो ये भी महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफा दोस्तों वो भी महाराष्ट्र में है। और देखिए एलिफेंटा गुफा जो है दोस्तों इसको 1987 में शामिल किया गया था, अजंता को 1983 में, और एलोरा का गुफा को 1983 में। अजंता और एलोरा दोनों को 1983 में। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। नंबर 72 है कि भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब किया गया था? तो यह दोस्तों याद रखिएगा 1978 में। 1978 में भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना 1978 में किया गया था, 1978 में। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कृषि आयकर समाप्त कर दिया है? तो कृषि आयकर दोस्तों समाप्त करने वाला राज्य कौन हो गया है? तो कर्नाटक, याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट बात है कि इनमें से कौन सी पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है? तो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र दोस्तों कैलिक्स हो जाएगा, कैलिक्स, याद रखिएगा, कैलिक्स। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा कि प्लॉटर नहीं है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 76 है कि प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा जो थी दोस्तों वो याद रखिएगा कि फॉरट्रॉन था, फॉरट्रॉन। नेक्स्ट है कि इंटरनेट के संदर्भ में MAN का पूर्ण रूप क्या है? तो MAN का पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर विज्ञान में HTTP का विस्तृत रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि कार्बन शुल्क लागू करने वाला
प्रथम देश कौन है? तो कार्बन शुल्क दोस्तों लागू करने वाला प्रथम देश आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो दंपा टाइगर रिजर्व दोस्तों आपको याद रखना है मिजोरम में। मिजोरम में दोस्तों दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 80 का सी आपका राइट हो जाएगा, मिजोरम में याद रखिएगा। और दंपा टाइगर रिजर्व को दोस्तों 1994 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था और दंपा टाइगर रिजर्व 550 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पे आंसर हम आपको बताते हैं 81 का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 2 3 4, क्योंकि दोस्तों सभी मिलान किया हुआ के रूप में दिया गया है, तो 1 2 3 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 82। क्वेश्चन 82 क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी योजना दुनिया के शीर्ष 10 प्रमुख पहल में शामिल है? तो दोस्तों आपका नमामि गंगे हो जाएगा, नमामि गंगे। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 83 है कि हाल ही में चर्चा में रहा भ्रमरांबा मल्लिका अर्जुन मंदिर किस पहाड़ी के चोटी पर बना हुआ है? तो याद रखना दोस्तों नल्ला माला पहाड़ी, नल्ला माला पहाड़ी दोस्तों, नल्ला माला पहाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि हाल ही में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2022 का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो बताइए दोस्तों कहाँ में किया गया है? तो 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेघालय में, मेघालय में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्ष के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की मंजूरी दिया है? तो दोस्तों 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका, अमेरिका। नेक्स्ट बात है कि हाल ही में किस देश से भारत ने राफेल का आखिरी और 36वां विमान प्राप्त किया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों फ्रांस का, कहाँ? तो फ्रांस का। तो नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 88 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी पर बीबीसी के द्वारा बनाई गई कौन सी डॉक्यूमेंट्री चर्चा में रहा था? तो दोस्तों इंडिया द मोदी क्वेश्चन, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 है दोस्तों, 2022 का पूछ रहा है कि हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 को किससे बनाया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों सरगम कौशल को बनाया गया था 2022 में, सरगम कौशल को। नेक्स्ट है कि हाल ही में नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप किसका खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो दोस्तों भारत के द्वारा जीता गया है, भारत के द्वारा। यहाँ से दोस्तों आपका रीजनिंग मैथ जो कि आपको दोस्तों पीडीएफ देंगे, तो पीडीएफ के आपको कहाँ ज्वाइन होना है? तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन होगा दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।